Dear all, this is चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब सवाल क्रीमी लेयर का भी उठ गया है। भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा तबका यह तर्क देता रहा है कि जो एक बार आईएएस बन गया उनके बच्चे दोबारा आईएएस क्यों बने, तीसरी पीढ़ी के लोग आईएएस क्यों बने, चौथी पीढ़ी पर लोग आईएएस क्यों बने। एक बार एनडीटीवी की एक डिबेट में मैंने ये कह दिया था कि 3 पीढ़ी के बाद दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो इसके बहुत सारे रिस्पांस आए और मैंने ये देखा कि जो लोग दलितों के पक्ष में कभी कोई आवाज नहीं उठाते वो बड़े खुश थे और मेरी तारीफ करने लगे। तब मुझे संदेह हुआ कि मेरी इस बात पर कि 3 पीढ़ी के बाद दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इस पर लोग खुश क्यों हैं। फिर मैंने अपने विचार में बदलाव किया और फिर मैंने यह भी देखा कि बहुत सारी पोजीशंस में SC/ST कोटा पूरा ही नहीं हुआ है, बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो फिर इसमें वर्गीकरण की क्या जरूरत है और इसमें कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ जातियों को ये प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है जबकि कुछ तमाम सीटें खाली हैं। अब यह प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मसलन दलित दूल्हा जब घोड़े पर सवार हो जाता है तो कई बार उसके ऊपर शेष समाज द्वारा पथराव भी होता है। सनग्लास पहनने पर दलितों पर हमले हो गए हैं, गोल्ड चेन पहनने पर दलितों पर हमले हो जाते हैं, न्यू क्लॉथ्स पहनने पर दलितों पर हमले हो जाते हैं, डीजे बजाने पर दलितों पर हमले हो जाते हैं। तो यह पोजीशंस तो आरक्षण से नहीं आई हैं। कोई डीजे बजा रहा है तो बजा रहा है, उसमें कोई आरक्षण से उसने डीजे तो हायर किया नहीं है। यदि कोई घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जाना चाहता है, एक समाज में ऐसी मान्यता है कि जीवन में एक बार घोड़ी की सवारी करनी चाहिए, घोड़ी की सवारी रॉयल सवारी मानी जाती है, तो इसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो देखिए हमारे पास ये किताब है मनुस्मृति की, इसका हमने इंग्लिश का जो अनुवाद है कई बार पढ़ा है। इसमें लिखा है कि अनटचेबल्स को धन बनाने का अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि डॉग्स एंड डंकीज विल बी द ओनली वेल्थ ऑफ दलित्स। दलित सोने चांदी के गहने भी नहीं पहन सकते हैं और दलित टूटे हुए बर्तनों में खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो यह व्यवस्था मनुष्य स्मृति में है। जब यह व्यवस्था बनी तब तो कोई आरक्षण नहीं था। चूंकि कुछ दलित धन बना रहे थे
तभी तो ऐसा एक कानून आया, क्योंकि कुछ दलित सोने चांदी के गहने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए होंगे, तभी तो उस पर पाबंदी की बात आई। तो यह एक तरह की दलित फोबिया है। हजारों सालों का अगर आप इतिहास देखें, बाबा साहब ने उस पर बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने तो गीता को डिक्लेयर कर दिया है मनुस्मृति, मनु, गीता इज मनु। तो आप मनुस्मृति में देखें तो बहुत सारे सामाजिक समूह हैं जिसमें अनटचेबल्स यानी दलितों को एक एनिमी के रूप में दिखाया गया है। आपने यह भी सुना होगा रामायण में कि ऋषि महर्षि जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो राक्षस आकर के उन पर हमले करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। मनुस्मृति में दलित के लिए राक्षस शब्द का भी उपयोग है। महाभारत में भी दलितों को राक्षस के रूप में बताया गया है, गीता में भी बताया गया है। तो यह सतत संघर्ष चलता आ रहा है। पिछले 70 सालों में या 60 सालों में जो भारतीय गणराज्य का उदय हुआ, एक संविधान बना। संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जो खुद अनटचेबल थे। विदेशी मूल्यों पर यह संविधान बना, इंग्लिश सिस्टम पर यह संविधान बना जो भारत का लोकतंत्र है। ब्रिटेन के लोकतंत्र की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम बना। तो समाज में चेंज आया, लोगों के विचारों में भी चेंज आया, एक उदारपंथी तबके का उदय हुआ। पर अभी जो हिंदू राष्ट्र का जो उदय हो रहा है, कास्ट सुप्रीमेसिस्ट का शासन चल रहा है, तो जिनके मन में ये बातें बैठ गई थी, खत्म हो गई थी या कम हो गई थी या दब गई थी, अब उनको लगता है उसे आर्टिकुलेट करने का एक मौका मिल गया है। तो ये बात तो वर्तमान समाज की चेतना की हुई। पर क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो लोगों को बहाना बन जाता है दलित समाज के खिलाफ बातें करने का। मसलन अगर एक दलित आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनकम टैक्स कमिश्नर हो गया, एसडीएम हो गया, तो यह क्या जरूरी है कि दूसरी पीढ़ी भी आईएएस ही बनेगी, आईपीएस ही बनेगी, इनकम टैक्स कमिश्नर ही बनेगी, एसडीएम ही बनेगी, डॉक्टर ही बनेगी, इंजीनियर ही भी बनेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई आईएएस बन गया है तो अपने बच्चों को विदेश भेज दे पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को वकील बनाए, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाए और अपने बच्चों से कहे कि तुम ओपन कैटेगरी में compete करो, सारी सुविधाएं हम तुम्हें दे रहे हैं। तो क्या इस पर हमारे समाज में विचार नहीं होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने जो भी लड़ाई लड़ी, वो तर्कों के सहारे लड़ी। कोई बाबा साहब से असहमत हो सकता था, पर कोई भी बाबा साहब को यह नहीं कह सकता था, या आज भी कोई यह नहीं कह पाता है कि बाबा साहब झूठ बोलते थे। बाबा साहब कुतर्की थे। तो अगर हम तर्क करें तो जो एक बार आईएएस बन गया, उसे अपने बच्चों को दूसरे प्रोफेशंस में भेजना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के फायदे के लिए पूरे समाज को यह सुनना पड़ता है कि आरक्षण के बगैर इनकी भूख खत्म नहीं होती है। तो ये अपने समाज में इस पर हमें विचार करना चाहिए कि कहीं न कहीं
कुछ खोट हमारे पास, कुछ खोट हम में भी है क्या? हम नौकरी के बाहर भी तो कुछ कर सकते हैं। हमारे जो रिजर्व जो कोटा से नौकरी पाते हैं, हजार समस्याओं के बावजूद भी वो पढ़ाई करते हैं। अगर एक दलित सेकंड क्लास पास हुआ, अगर उसका दलित बैकग्राउंड निकाल दिया जाए उसके जीवन से, तो शायद वो फर्स्ट क्लास का नंबर लाता। ये तो सब तर्क है, लेकिन यह भी तर्क है कि हम नौकरी ही क्यों करेंगे? नौकरी के बाहर क्या कोई जीवन नहीं है? क्या उद्योग नहीं कर सकते? क्या विदेश नहीं जा सकते? जिनके पास पैसा है, जो सक्षम लोग हैं, जो दलित मिडिल क्लास हैं, जिस दलित मिडिल क्लास में लोग 5-5 करोड़ रुपए देकर के लोकसभा का टिकट खरीदना चाहते हैं, 10-10 करोड़ रुपए देकर के लोग राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, तो क्या उनके जीवन में, दलित समाज के जीवन की क्या क्या आकांक्षाएं हैं? सरकारी नौकरी, एमएलए एमपी का पोस्ट, मंत्री का पोस्ट। तो इस पर भी हमारे समाज में मंथन होना चाहिए कि क्यों ऐसा एक समय आ गया है। उसमें जजमेंट में तो एक दलित भी शामिल है। अगर गवई साहब ओपनली बोलते कि मैं दलित समाज की तरफ से हूं और मुझे फैसला मंजूर नहीं है, तो शायद चंद्रचूड़ साहब और बाकी लोग जो वहाँ पर हैं, ये जो बेंच थी 7 जजों की, तो शायद उसमें लोग सहम जाते फैसला देने से। अब तो और भी सवाल उठेंगे, दलित आंदोलन करेंगे, भारत बंद के नारे उठ रहे हैं, तो कहीं फिर अब दलित एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं लड़ना शुरू कर देंगे। दशकों से हिंदूवादी शक्तियों की ये कोशिश रही है कि दलितों को आपस में लड़ा दिया जाए। आज यह जो वितरण हो रहा है, सब कैटेगराइजेशन हो रहा है, तो यह भी तो हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, या ऐसा भी सोचना चाहिए कुछ लोगों को कि अगर कैटेगरी बन जाएगी तो फिर भी नौकरियां दलित समाज में ही तो रहेंगी। चाहे वो वाल्मीकि के पास रहे, चाहे खटिक के पास रहे, चाहे चमार समाज के पास रहे, चाहे पासी के पास रहे, चाहे धोबी के पास रहेगी, तो दलित समाज के भीतर ही। अगर इस तरह से हम लोग नहीं सोचेंगे तो शेष समाज तो इस समय के इंतजार में बैठा है कि चमार पासी से लड़े, पासी चमार से लड़े, चमार खटिक, खटिक धोबी, ये सब आपस में लड़ते रहें, ताकि जो आज़ादी के बाद जो मिला है वो आपस में ही लड़कर खत्म हो जाए। तो ये मेरे अपने सोचे समझे विचार हैं। इससे आप कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए, दलित समाज का व्यक्ति जब घोड़े पर होता है तो समाज को इससे तकलीफ होती है। दलित समाज का व्यक्ति जब गधे पर बैठता है तो समाज को उसमें आनंद आता है। तो एक ऐसा दलित समाज के बाहर एक ऐसा समाज है जो दलित को अपने बगल में बैठाने के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन अपना बॉस नहीं मानना चाहता है उसको। इसीलिए जो जजेज हैं, शायद 4 हैं उसमें ऐसे, जो क्रीमी लेयर से बहुत परेशान हैं। अब उनसे कहिए कि आप लोगों में क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप जज बनते जाते हैं, तो बोलेंगे हम ओपन कंपटीशन से आते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या कंपटीशन होता है? तो ये सब सारी चीजें हैं, और हम दलित समाज से हैं, हमारा कोई नेचुरल फ्रेंड नहीं है। अगर कोई नेचुरल फ्रेंड हमारा है तो भारत का संविधान और भारत का रिपब्लिक,
अपने बगल, घर के बगल का पुलिस स्टेशन, यही हमारे फ्रेंड्स हैं। बाकी कोई भी जातियों के लोग हमारे फ्रेंड नहीं हैं। तो इसको अगर इस तरह के विचार समाज में जाना जरूरी है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और इसमें एक कंट्रीब्यूशन का कॉलम है, वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।